कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। बढ़ते वक्त के साथ आदित्य की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। काव्या की लोकेशन को ट्रेस करते हुए वो सब शहर से दूर जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। जंगल का लोकेशन देखते ही आदित्य के अंदर डर बढ़ने लगा, काव्या से दूर होने का डर। आदित्य की कार कुछ आगे जाकर रुकती है। वो जल्दी से कार से उतरा और जंगल के अंदर जाने लगा। सारे बॉडीगार्ड्स पूरे जंगल में फैल गए। आदित्य लोकेशन को ट्रेस करते हुए एक जगह पर रुक जाता है। लोकेशन यहीं तक शो हो रही थी। आदित्य हर तरफ देखता है। कुछ देर तक इधर उधर देखने पर उसे मंगलसूत्र दिखता है। मंगलसूत्र को देखते ही आदित्य उसे उठाता है और देखने लगता है। ये काव्या का ही मंगलसूत्र था जो टूट चुका था। ये वही मंगलसूत्र है जिसकी वजह से वो ट्रेस कर पाए। आदित्य ने काव्या के मंगलसूत्र में ट्रैकर लगाया था, जिससे वो हमेशा काव्या की लोकेशन को ट्रेस कर सकता था। आदित्य मंगलसूत्र को पॉकेट में रखता है और आगे बढ़ता है। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिससे जंगल पूरे अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन पूर्णिमा के पूरे चांद होने की वजह से चांद की रोशनी जंगल पर पड़ रही थी। कुछ दूरी पर चलकर उन्हें एक खंडर जैसा दिखता है, एक टूटा फूटा घर। सभी उस तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ आसपास कोई नहीं होता। अचानक आदित्य का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो उस घर के अंदर जाकर हर तरफ देखने लगता है। उसके साथ ही कुछ बॉडीगार्ड्स आकर पूरे कमरे की तलाशी लेते हैं। आदित्य के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, जैसे दिल उसे बता रहा हो कि काव्या यहीं कहीं है। 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। रॉकी आदित्य के पास आकर कहता है, बॉस, यहाँ कुछ नहीं है। रॉकी की बात सुनकर आदित्य कमरे से बाहर निकलने लगता है कि उसका दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगता है। आदित्य अपनी जगह पर ही रुक जाता है। आदित्य के रुकने से सभी रुक जाते हैं। तभी रॉकी कहता है, क्या हुआ बॉस? आदित्य पलटकर कमरे को फिर से देखता है और कहता है, काव्या यहीं कहीं है, अच्छे से तलाशी लो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सभी फिर से तलाशी में लग जाते हैं। आदित्य को बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगती है। आदित्य की नज़र अचानक ही एक लकड़ी के बक्से में चली जाती है। वो उस तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। आदित्य उसके पास जाकर अच्छे से देखने लगता है। वो बक्सा बिल्कुल नया था। उस बक्से के चारों तरफ कील ठोकी गई थी। आदित्य सबको बुलाता है और उस बॉक्स को खोलने बोलता है। कुछ ही देर में सभी बॉडीगार्ड्स उस बॉक्स से सारे कीलों को निकाल देते हैं। आदित्य अपना हाथ बढ़ाकर उस बॉक्स के ढक्कन को खोलता है तो अंदर देखकर हैरान हो जाता है। काव्या काफ़ी बुरी हालत में बक्से के अंदर लेटी हुई थी। आदित्य घबराते हुए काव्या को बाहर निकालता है और ज़मीन पर लेटाकर उसके गालों को थपथपाते हुए पुकारने लगता है, वाइफी, वाइफी, प्लीज़ गेट अप। आदित्य काव्या की नाक के सामने हाथ रखता है तो और ज़्यादा घबरा जाता है। काव्या सांस नहीं ले रही थी। आदित्य काव्या के सीने पर कान रखता है तो उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। काव्या की धड़कनें अब भी चल रही थीं। आदित्य वक्त न गंवाते हुए अपने होठों को काव्या के होठों के साथ जोड़ देता है और उसे सांस देने लगता है। आदित्य के ऐसा करते ही काव्या तेज तेज सांसें लेने लगती है। काव्या को सांसें लेते देख आदित्य काव्या को सीने से लगा लेता है और परेशान होता हुआ गिल्ट से कहता है, आई एम सॉरी वाइफी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। काव्या सांसें तो ले रही थी, लेकिन वो बेहोश थी, जिससे आदित्य की कोई भी बात उसके कान तक नहीं पहुंच पा रही थी। आदित्य बहुत देर तक काव्या को सीने से लगाए रखता है, जैसे उससे अभी कोई काव्या को छीन कर लेकर जा रहा हो। आदित्य अचानक गुस्से से कहता है, पता करो ये सब किसने किया। आदित्य काव्या को गोद में उठाकर वहां से निकल जाता है। कार में जाकर आदित्य काव्या को ऐसे ही गोद में बिठाकर उसे सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता है। आदित्य एकदम शांत बैठा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उमड़ रहा था, जो काव्या की हालत खराब करने वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला था। कार सीधे सिंघानिया विला में जाकर रुकती है। आदित्य काव्या को लेकर अंदर जाता है। अब तक रात के 2 बज चुके थे। अरुणी देवी, जो कब से आदित्य के आने का इंतजार कर रही थी, वो एकदम से खड़ी हो जाती हैं। आदित्य सीधे काव्या को कमरे में लेकर जाता है। अरुणी देवी सौरभ को बुलाकर कहती हैं,
आदित्य देखता है काव्या के हाथ, पैर और गाल पर चोट के निशान थे। ये सब देखते हुए आदित्य का खून खौल उठता है। सौरभ चोटों को देखते ही समझ जाता है कि काव्या को रस्सी से बांधा गया था। सौरभ काव्या को इंजेक्शन देकर चोटों पर दवाई लगाने को होता है कि आदित्य कहता है, तू सो जा, ये सब मैं खुद कर लूँगा। सौरभ आदित्य को देखता है, फिर अरुणी देवी की तरफ देखता है। अरुणी देवी सौरभ को हाँ में सिर हिला देती हैं, तो सौरभ दवाई को साइड में रखकर वहाँ से चला जाता है। सौरभ के जाने के बाद अरुणी देवी भी काव्या को एक नज़र देखकर चली जाती हैं। दोनों के जाते ही आदित्य दरवाजे को लॉक करता है और काव्या के पास जाकर बैठ जाता है। आदित्य दवाई लेकर काव्या के हाथ को पकड़ लेता है और बहुत प्यार से दवाई लगाने लगता है। चोटों के निशान एकदम लाल दिख रहे थे। काव्या को दोनों हाथों पर दवाई लगाने के बाद आदित्य उन्हें अपने होठों से चूम लेता है। आदित्य अब काव्या के पैरों पर दवाई लगाता है और उन्हें चूम लेता है। आदित्य की नज़र अब काव्या के गालों पर पड़ती है, जिस पे थप्पड़ के निशान साफ दिख रहा था। उसे ये सब कुछ देखकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके रखे था। आदित्य काव्या के गालों पर दवाई लगाता है और फिर उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखने लगता है। वो काव्या के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और काव्या के चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम्हारी ऐसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं उसी वक्त तुम्हारे पास जाता तो तुम्हें ये सब देखना ही नहीं पड़ता। आइंदा मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा वाइफी। आदित्य गिल्ट से भर जाता है। वो काव्या के पास लेटकर उसे बाहों में भर लेता है और काव्या के मासूम चेहरे को एकटक देखने लगता है। काव्या का चेहरा देखते देखते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह के वक्त काव्या की पलकें हिलने लगती हैं। उसके कानों में एक ही आवाज़ गूंजने लगती है, तुमने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीना है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। जिस तरह मैं अपनी मोहब्बत के लिए रोज़ मर रही हूँ, उसी तरह मैं तुम्हें तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दूँगी। काव्या झट से अपनी आंखें खोलती है। काव्या खुद को अपने कमरे में देखकर थोड़ी हैरान सी हो जाती है। काव्या की नज़रें अब कमरे से हटकर उसे बाहों में भरकर सो रहे आदित्य पर पड़ती हैं। आदित्य को देखते ही काव्या की बेचैनी पल भर में गायब हो जाती है। वो एकटक आदित्य को देखने लगती है। काव्या आदित्य के चेहरे को छूते हुए मन में कहती है, आपकी मोहब्बत में पता नहीं कितनी लड़कियां पागल हैं, और इन 3 दिनों में मैं उस पागलपन की शिकार भी हो गई। काश कि आपके लिए उस लड़की को इतना तड़पना ना पड़ता। काश कि मैं आपकी ज़िंदगी में ही ना होती तो उस लड़की को अपनी मोहब्बत मिल जाती। काव्या मन में सोचते हुए आदित्य के गाल से हाथ हटाती है और उठने की कोशिश करने लगती है। ऐसा करते ही उसे अपने हाथों में तेज़ दर्द होता है, जिससे उसकी दर्द भरी आवाज़ निकल जाती है। आवाज़ सुनते ही आदित्य की आंखें खुल जाती हैं। वो उठकर बैठ जाता है और काव्या से हड़बड़ाते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? काव्या बिना आदित्य को जवाब दिए कहती है, हमें शार लेना है। आदित्य झट से बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलते हुए आदित्य काव्या को गोद में उठा लेता है। काव्या उसकी हरकत पर ज़्यादा ध्यान न देकर कहती है, क्यों ज़रूरत नहीं है? एक तो आपके प्यार में पागल लड़की ने 2 दिनों से मुझे कुर्सी पर रस्सी से बांध कर रखा था। उसकी वजह से मैं 3 दिनों से शार भी नहीं ले पाई। काव्या की बातों पर आदित्य ज़्यादा ध्यान न देते हुए वॉशरूम ले जाकर नीचे बिठाता है और काव्या की चोटों को ध्यान में रखते हुए गीले कपड़े से काव्या को पोंछने लगता है। वहीं काव्या बोलती जा रही थी, आपको पता भी है उसने मुझे खाने तक को कुछ नहीं दिया, और इसके बदले में उसने मेरे गालों पर थप्पड़ मार दिया। आदित्य काव्या के हाथों को बड़े ध्यान से पोंछता है। काव्या अपना बोलना कंटिन्यू करती है, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर पूरी दुनिया को आप पहले ही किसी रिलेशन में होने का दावा करते तो कम से कम लड़कियां आपका पीछा करना तो छोड़ देती। आपकी वजह से पता नहीं कितनी ही लड़कियां शादी के लिए मना कर रही होंगी। आदित्य खड़ा होकर बाथरूम लेकर आता है और अपनी आंखें बंद करके काव्या की साड़ी को खोलने लगता है। काव्या का ध्यान अब भी आदित्य की हरकतों पर नहीं था, वो तो अपनी बातों में ही मग्न थी। काव्या कहती है, अच्छा हुआ कि उस बॉक्स में उन्होंने कल शाम के वक्त रखा, वरना मैं तो शायद ही आपको कभी दिख पाती। अगर आपने जाहिर कर दिया होता कि आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं तो वो लड़की मुझे कुछ नहीं करती। जैसे ही आदित्य के कानों पे काव्या की बात जाती है, उसके हाथ रुक जाते हैं और वो आंखें खोलकर काव्या को देखने लगता है। काव्या को भी जब एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया तो वो धीरे से कहती है, ये हमने क्या बोल दिया? फिर आदित्य की तरफ देखकर झट से सफाई देते हुए कहती है, नहीं, वो हमारा मतलब वो नहीं था, वो हम तो।
अब तो काव्या के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आदित्य की नज़र अचानक ही काव्या के सीने पर पड़ती है। काव्या का ब्लाउज डीप होने की वजह से वो अच्छे से आदित्य के सामने दिख रहा था। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है और काव्या को पीट करके खड़ा हो जाता है। आदित्य को ऐसे करते देख काव्या खुद को देखती है तो हैरान रह जाती है। वो मन ही मन कहती है, इन्होंने मेरे कपड़े कब उतारे। काव्या साड़ी को लेकर खुद को कवर करती है और हिचकिचाते हुए कहती है, प्लीज़ आप बाहर जाइए, मैं। आदित्य तेज़ कदमों से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही काव्या राहत की सांस लेती है। आदित्य जैसे ही बाहर आता है उसका फ़ोन बजता है। आदित्य कॉल को देखकर तुरंत रिसीव करता है। उधर से एक बॉडीगार्ड कहता है, बॉस काम हो गया। आदित्य कॉल कट करता है। कुछ ही देर में काव्या बाहर आती है तो आदित्य वॉशरूम चला जाता है। काव्या खुद को आईने में देखते हुए रेडी होने लगती है, लेकिन हाथ में दर्द होने की वजह से वो बाल को कोम तक नहीं कर पा रही थी। काव्या जैसे तैसे फिर से कोशिश करने को होती है, तभी आदित्य आकर काव्या के हाथों से कोम लेकर खुद काव्या के बालों को कोम करने लगता है। तभी अचानक काव्या अपने गले पर हाथ रखकर कहती है, हमारा मंगलसूत्र। आदित्य काव्या के हाथों को नीचे करता है और एकदम सख्ती से कहता है, अपने हाथों को ज़्यादा इधर उधर मत करो, तुम्हें दर्द हो रहा है ना। काव्या एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है, लेकिन हमारा मंगलसूत्र कहाँ गया। इतना बोलते ही काव्या जाने को होती है कि आदित्य काव्या को कमर से खींचकर उसकी पीठ को अपने सीने से सटा देता है। इस वक्त दोनों आईने के सामने थे। काव्या आदित्य को आईने से देखती है। आदित्य अपने दोनों हाथों से काव्या को मंगलसूत्र पहना देता है और टेबल से सिंदूर लेकर मांग में भर देता है। एकदम से काव्या की आंखें बंद हो जाती हैं। आदित्य अपने दोनों हाथों को काव्या के पेट पर कसते हुए काव्या के कान में कहता है, मैं बहुत जल्द दुनिया के सामने हमारे रिश्ते को जाहिर करूंगा। इतना बोलकर आदित्य काव्या को अपनी ओर पलटाता है। काव्या की आंखें अब भी बंद थीं। आदित्य अब कुछ बोलता उसके पहले ही काव्या वैसे ही आंखें बंद करके कहती है, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है आपके सिवा। आदित्य काव्या के ये बोलने से थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सवाल 3 दिन पहले का है जिसका जवाब काव्या आज दे रही है। काव्या आंखें खोलकर आदित्य को देखती है। काव्या के ऐसे देखने से आदित्य समझ जाता है कि काव्या क्या चाहती है। वो काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारे सिवाय मेरी ज़िंदगी में ना कोई थी और ना कभी होगी। आदित्य का जवाब सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाती है। कुछ ही देर में आदित्य काव्या को अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगता है। काव्या भी चुपचाप आदित्य के हाथों से नाश्ता करती है। नाश्ते के बाद आदित्य काव्या के हाथों और पैरों पर दवाई लगाता है और फिर काव्या के माथे को चूम कर कहता है, तुम आराम करो, हम शाम को मिलते हैं। और हाँ, ज़्यादा चलने फिरने की ज़रूरत नहीं है। काव्या हाँ में सिर हिला देती है तो आदित्य अपना फ़ोन और फाइल लेकर बाहर निकल जाता है। आदित्य के जाते ही काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही काव्या आंखें बंद करती है उसके कानों में फिर से वही आवाज़ गूंजने लगती है, तुमने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। काव्या झट से अपनी आंखें खोलती है और अपने आप से कहती है, क्या सच में कोई प्यार में इस हद तक पागल हो सकता है कि उसकी मोहब्बत को छीनने वाले की जान ही ले ले। वहीं काव्या की खबर सुनकर सभी लोग उससे मिलने आते हैं और बात करके चले जाते हैं। काव्या उस लड़की के बारे में और जंगल में हुई घटना के बारे में किसी को नहीं बताती। काव्या नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी लड़की को नुकसान पहुंचे। यहाँ तक उसने तो आदित्य को भी नहीं बताई थी। वहीं एक अंधेरे से कमरे में एक लड़की को कुर्सी से बांध कर रखा गया था। उसके सामने एक लड़की थी जो उसकी खातिरदारी अच्छे से कर रही थी। बांधी हुई लड़की के होंठों के कोने से खून बह रहा था। गालों को थप्पड़ के निशान दिख रहे थे, वो भी 1-2 नहीं बल्कि जैसे 9-10 बार मारा गया हो। आदित्य अपने डार्क ऑरा में कमरे के अंदर एंटर होता है और उस लड़की के सामने चेयर पर बैठ जाता है। आदित्य लड़की के चेहरे से लेकर उसके हाथों और पैरों को देखने लगता है। कुर्सी पर उस लड़की को रस्सी से इतना टाइटली बांधा गया था कि उसके हाथों और पैरों पर बुरी तरह निशान दिख रहे थे। उस लड़की के चोटों को देखकर आदित्य को बहुत सुकून मिलता है। ये वही लड़की है जिसने उसकी काव्या को चोट पहुंचाई थी। जो चोट काव्या ने सही थी उससे 2 गुना ज़्यादा चोट इस लड़की को मिली थी। आदित्य के सामने बैठी लड़की और कोई नहीं, प्रीत थी। आदित्य प्रीत को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। प्रीत आदित्य को देखते ही समझ जाती है कि उसने जो किया वो सब आदित्य को पता चल चुका है। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तो तुमने उस लड़की को बचा लिया। खैर कोई बात नहीं, इस बार बचा लिया।
अगली बार नहीं। प्रीत इतना ही बोलती है कि आदित्य झट से उसका गला दबाने लगता है। आदित्य के हाथ गुस्से से प्रीत की गर्दन पर और ज़्यादा कसते जा रहे थे। प्रीत को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। प्रीत खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगती है। प्रीत की सांसें अब अटकने को होती हैं तो आदित्य झटके से उसे छोड़ देता है। प्रीत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हुए खांसने लगती है। आदित्य अपने हाथ को ज़ोर से अपनी ही कुर्सी पर मारता है, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगता है। प्रीत आदित्य को देखने लगती है और फिर से कहती है, बहुत लगाव है उस लड़की से। आदित्य गुस्से से कहता है, लड़की नहीं, मिसेस काव्या आदित्य सिंघानिया। प्रीत झट से कहती है, मुझे उसके नाम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आदित्य की बातों को गौर करती है तो आश्चर्य से कहती है, क्या कहा तुमने? इस बार आदित्य कुछ नहीं बोलता तो प्रीत फिर से कहती है, अगर वो तुम्हारी वाइफ है तो अर्जुन की वाइफ कौन है? उसके इतना कहते ही आदित्य बॉडीगार्ड को पुकारने लगता है। टीना जल्दी से अंदर आती है और सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। आदित्य अपनी जगह से उठते हुए कहता है, 1 हफ्ते तक ना तो इसे कुछ खाने को देना और ना ही कुछ पीने को, और रस्सी को और कस के बांधो। प्रीत को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर एक बार पूछती है, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे बस ये जानना है कि वो लड़की तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? मैंने उसे अर्जुन के लिए मन्नत मांगते हुए देखा है। आदित्य फिर एक बार बोलता है, काव्या मेरी वाइफ है। प्रीत एकदम से कहती है, तो अर्जुन की वाइफ? आदित्य कुछ नहीं बोलता और कमरे से बाहर निकल जाता है। प्रीत बस चिल्लाते हुए एक ही बात पूछ रही थी कि अर्जुन की वाइफ कौन है। वहीं दूसरी तरफ काव्या आदित्य के मना करने के बावजूद भी कमरे से बाहर आकर टहलने लगती है। तभी अरुणी देवी के कमरे के बाहर उसे कुछ सुनाई देता है तो वो रुक जाती है। अरुणी देवी बाला से कहती हैं, बाला, उस लड़की की खोज को अब बंद कर दो। अब आदि की ज़िंदगी में काव्या है तो हम उस लड़की को आदित्य की ज़िंदगी में नहीं ला सकते। तभी विशाखा जी की भी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन माँ, हम उस लड़की को ऐसे ही कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने आदि के दर्द को दूर किया है। अरुणी देवी झट से कहती हैं, हमें पता है विश, लेकिन हम हालातों के प्रति मजबूर हैं। अगर अर्जुन की शादी काव्या से हो गई होती तो हम उसी लड़की को आदि की ज़िंदगी में लाते, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। विशाखा जी कहती हैं, लेकिन माँ, ये तो गलत है ना। अगर वो लड़की ना होती तो आज आदि की शादी भी नहीं हुई होती। आदि की बीमारी ठीक ना होती तो वो कभी शादी ही नहीं करते। अरुणी देवी कहती हैं, अब हम होनी को तो नहीं टाल सकते हैं ना विश। सारी बातों को सुनकर काव्या के दिल में टीस सी होती है। काव्या अपने कमरे में जाती है और बेड पर टिककर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो देखती है तो ये पिया का कॉल था। काव्या जैसे ही कॉल रिसीव करती है, पिया शिकायत करने लगती है, क्या यार, अपने पति में इतना खो गई कि मेरी शादी तक भूल गई। मैंने बताया था ना कि मेरी शादी है। मैं तुझे 3 दिनों से कॉल कर रही हूँ पर तेरा तो कोई अता पता ही नहीं है। काव्या, सॉरी, काव्या इससे आगे कुछ बोलती तभी पिया तुरंत कहती है, कल मेरी शादी है और तू अभी के अभी यहाँ आ रही है, वरना भूल जाना कि तेरी पिया नाम की कोई दोस्त थी। इतना बोलते ही पिया कॉल कट कर देती है। काव्या फ़ोन को बस देखती रह जाती है। इधर हॉल में अरुणी देवी काव्या को ऊपर से नीचे देखने लगती हैं, फिर कुछ सोचते हुए कहती हैं, आप इस हालत में शादी में कैसे जा सकती हैं? काव्या कहती है, दादी मैं चली जाऊंगी, ज़्यादा चोट नहीं है। अरुणी देवी फिर से काव्या को देखती हैं और कहती हैं, ठीक है, मैं आदि को। अरुणी देवी इतना ही बोलती हैं कि काव्या जल्दी से कहती है, नहीं, उनसे मत कहिए वरना वो हमें जाने नहीं देंगे। काव्या की बात पर सब मुस्कुराने लगते हैं। अरुणी देवी अनुराग, रोहान, रूहानी और रूमानी की तरफ देखकर कहती हैं, आप इनके साथ चली जाइए। रूहानी और रूमानी एकदम से कहती हैं, हम नहीं जा सकते, हमारे कल से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। अरुणी देवी अब अनुराग और रूहान को देखती हैं तो दोनों ठीक है बोलते हैं। अरुणी देवी सर्वेंट को बोलकर काव्या का सामान पैक करवा देती हैं और कुछ ही देर में काव्या, अनुराग और रूहान सिंघानिया विला से निकल जाते हैं। इधर अर्जुन के कमरे में सौरभ अर्जुन की रिपोर्ट्स को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो सामने देखता है तो अर्जुन के हाथों से बेड पर रखा फ़ोन गिर गया था, जो सौरभ ने गलती से रख दिया था। अर्जुन के हाथ हिल रहे थे। सौरभ जल्दी से अर्जुन को चेक करता है। सौरभ अर्जुन के हाथों को अपने दोनों हाथों से थामकर कहता है, अर्जुन, कोशिश करते रहो, तुम बहुत जल्दी उस दुनिया से बाहर आ जाओगे, अपने परिवार के पास।
अपने अपनों के पास जो कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं, रोज़ तुम्हारे ठीक होने की भगवान से भीख मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव के कुछ दिन पहले की बातों ने श्रेष्ठा को बुरी तरह से उलझा दिया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर काव्या को वो ध्रुव से कैसे बचाए। श्रेष्ठा सोफे पर बैठकर ये सोच ही रही थी कि ध्रुव आकर उसे गोद में उठा लेता है और बाहर जाने लगता है। श्रेष्ठा झट से कहती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ध्रुव सामने देखते हुए कहता है, सरप्राइज बेबी। श्रेष्ठा अब चुप हो जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा को लेकर कार में बैठ जाता है। उनकी कार वहाँ से निकल जाती है। श्रेष्ठा बार बार ध्रुव को देख रही थी। वहीं ध्रुव अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। श्रेष्ठा की हरकतें ध्रुव अच्छी तरीके से देख पा रहा था, जिससे उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर में दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं। ध्रुव कार से निकलकर श्रेष्ठा को अपने साथ लेकर अंदर जाता है। कुछ ही देर में दोनों कोर्ट से बाहर आते हैं। श्रेष्ठा के हाथ में इस वक्त मैरिज सर्टिफिकेट था। श्रेष्ठा अपने नाम को अपने हाथों से छूने लगती है। अब उसका नाम श्रेष्ठा त्रिपाठी से श्रेष्ठा ध्रुव सूर्यवंशी हो गया था। श्रेष्ठा को इस तरह अपने नाम को देखता देखकर ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे फिर से गोद में उठा लेता है और कार की तरफ बढ़ जाता है। श्रेष्ठा ध्रुव को देखते हुए कहती है, ध्रुव ये सब? ध्रुव श्रेष्ठा को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें रोज़ इस तरह परेशान नहीं देख सकता। तुम काव्या और मेरे रिश्ते को लेकर इनसिक्योर हो रही थी, इसीलिए मैं बस यही बताना चाह रहा था कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी। अब श्रेष्ठा के होठों पर भी सुकून भरी मुस्कुराहट थी। ध्रुव श्रेष्ठा को एक मॉल में लेकर जाता है और रेडी होने के लिए एक कमरे में भेज देता है। कुछ ही देर में श्रेष्ठा रेडी होकर बाहर आती है। जैसे ही ध्रुव की नज़र श्रेष्ठा पर पड़ती है, उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। श्रेष्ठा दुल्हन के जोड़े में कयामत लग रही थी। उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा निखर रही थी। वहीं जब श्रेष्ठा की नज़र ध्रुव पर पड़ती है तो उसका हाल भी बिल्कुल इसी तरह का हो जाता है। ध्रुव दूल्हे के रूप में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। दोनों अपने कदम बढ़ाते हुए एक दूसरे के पास आते हैं। ध्रुव श्रेष्ठा को खींचकर अपने बहुत करीब करता है और उसके होठों को चूमने वाला ही होता है कि श्रेष्ठा रोक देती है और कहती है, ध्रुव मेकअप खराब हो जाएगा। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुव चिढ़ जाता है। ध्रुव श्रेष्ठा को लेकर अब मंदिर में जाता है। पूरे रीति रिवाजों के साथ ध्रुव श्रेष्ठा को अपना बनाता है। शादी होते ही श्रेष्ठा पंडित जी से आशीर्वाद लेती है, लेकिन ध्रुव अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। ध्रुव को देखते ही श्रेष्ठा आगे बढ़कर उससे फ़ोन छीन लेती है और चिढ़ते हुए कहती है, आज के दिन तो अपना ये काम बंद करो। ध्रुव श्रेष्ठा से फ़ोन लेकर स्विच ऑफ करके पॉकेट में रख देता है। दोनों अब कार में बैठ जाते हैं। ध्रुव ड्राइवर को पार्टीशन खोलने का इशारा करता है। वो तुरंत ध्रुव की बात मान लेता है। पार्टीशन खुलते ही ध्रुव श्रेष्ठा को खींचकर अपनी गोद में बिठाता है और बिना वक्त गंवाए श्रेष्ठा के होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। श्रेष्ठा पहले खुद को छुड़ाने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी ध्रुव के किस में पिघलते हुए उसका साथ देने लगती है। श्रेष्ठा के हाथ ध्रुव के बालों पर चल रहे थे, वहीं ध्रुव के हाथ श्रेष्ठा की कमर को सहला रहे थे। ध्रुव धीरे धीरे श्रेष्ठा की गर्दन को किस और बाइट करने लगता है, जिससे श्रेष्ठा की धीरे धीरे सिसकियाँ निकलने लगती हैं। श्रेष्ठा की सिसकियाँ सुनकर आगे बैठे ड्राइवर की हालत ख़राब होती है। वो जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगाकर लाउड म्यूज़िक सुनने लगता है। ध्रुव श्रेष्ठा के कंधों से लहंगे के ब्लाउज को नीचे करते हुए किस करने लगता है। श्रेष्ठा कसकर ध्रुव के बालों को पकड़कर खींच लेती है, लेकिन उससे ध्रुव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्रुव के हाथ अब श्रेष्ठा के लहंगे की डोरी को खींचने लगते हैं कि श्रेष्ठा उसका हाथ पकड़ लेती है और मधोशी भरी आवाज़ में कहती है, ध्रुव इस वक्त हम कार में हैं। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों से खुद का हाथ छुड़ाता है और श्रेष्ठा के ब्लाउज को खोलकर नीचे फेंक देता है और उसके सीने पर किस करने लगता है। श्रेष्ठा की सांसें बहुत तेज़ चल रही थीं। श्रेष्ठा खुद को काबू करते हुए कहती है, प्लीज़ ध्रुव। ध्रुव फिर से श्रेष्ठा के होठों को लॉक करके चुप करवा देता है। उसके हाथ श्रेष्ठा के सीने पर चलने लगते हैं। कुछ ही देर में कार रुकती है। ड्राइवर ध्रुव को बोलकर सीधे कार से बाहर निकल जाता है। ध्रुव तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो जो इतने वक्त से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो पूरी तरह उससे खो चुका था। अब श्रेष्ठा भी कुछ नहीं बोलती। ध्रुव जो चाहता है उसे करने देती है। कुछ ही समय में ध्रुव रुककर श्रेष्ठा को देखने लगता है, जो आंखें बंद करके खुद को संभाल रही थी। ध्रुव नीचे से श्रेष्ठा का ब्लाउज उठाकर उसे पहना देता है। श्रेष्ठा का पूरा मेकअप अब तक खराब हो चुका था। वो आंखें खोलकर ध्रुव को देखती है तो ध्रुव मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, अब मैं क्या करूं बेबी, मैं कब से खुद को कंट्रोल कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया।
श्रेष्ठा ध्रुव से नज़रें फेर लेती है। ध्रुव कार से बाहर आता है और श्रेष्ठा को गोद में उठा लेता है। श्रेष्ठा खुद को ध्रुव के सीने में छुपाने लगती है क्योंकि उसकी इस वक्त बहुत ख़राब हालत थी जो ध्रुव ने कर दी थी। ध्रुव भी श्रेष्ठा की हालत देखकर जल्दी से उसे बेडरूम में लेकर जाता है। बेडरूम में पहुंचकर ध्रुव श्रेष्ठा के कानों पर बोलता है, बेबी तुम्हें तो पता है ना कि आज हमारी सुहाग रात है। आज रात मैं तुम्हें बिल्कुल सोने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ। श्रेष्ठा के गाल एकदम से लाल हो जाते हैं। वो ध्रुव के सीने में छुपने की कोशिश करती है। वहीं उसकी हरकत से ध्रुव हंसने लगता है। ध्रुव श्रेष्ठा को बेड पर बिठाता है और श्रेष्ठा के माथे पर किस करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम जब चाहोगी हम तभी ये सब करेंगे, ओके। श्रेष्ठा बस ध्रुव की आंखों में देखने लगती है तो ध्रुव थोड़ा झुक कर कहता है, ऐसे मत देखो बेबी, वरना मैं अपनी बातों पर कायम नहीं रह पाऊँगा। श्रेष्ठा ध्रुव की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम अपनी बातों पर कायम रहो। ध्रुव हैरानी से श्रेष्ठा को देखता है तो श्रेष्ठा कहती है, ध्रुव आज रात मैं तुम्हारे प्यार को महसूस करना चाहती हूँ। ये सुनते ही ध्रुव शरारत से कहता है, सोच लो फिर पछताना ना पड़े। श्रेष्ठा हाँ में सिर हिला देती है तो ध्रुव श्रेष्ठा को गले लगा लेता है और धीरे से कहता है, अगर मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया तो? श्रेष्ठा जवाब देती है, तुम्हें हक है। ध्रुव श्रेष्ठा से अलग होकर उसकी आंखों में देखने लगता है। श्रेष्ठा की आंखों में ध्रुव खुद के लिए बेइंतहा प्यार देख पा रहा था। काफ़ी देर तक दोनों आंखों में देखने लगते हैं। ध्रुव श्रेष्ठा के गालों पर हाथ रखता है फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। श्रेष्ठा तब तक ध्रुव को देखती है जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल न हो गया हो। अब वो अपनी जगह से उठकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। आईने ने आज उसका रूप कुछ अलग लग रहा था। मांग में ध्रुव का भरा सिंदूर, गले पर ध्रुव का पहनाया मंगलसूत्र देखते हुए श्रेष्ठा की आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। उधर काव्या पिया की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। शादी के लिए उस जगह को दुल्हन की तरह सजाया गया था। काव्या को देखते ही पिया दौड़कर जाती है और गले से लगा लेती है। अनुराग और रोहान दोनों को देखते रहते हैं। पिया काव्या से चहकते हुए कहती है, मुझे पता था तू ज़रूर आएगी। इतना बोलते हुए पिया की नज़र अनुराग और रोहान पर चली जाती है। पिया काव्या को साइड में करके दोनों की तरफ थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, आप दोनों में से मेरे जीजू कौन है? पिया के ऐसे सवाल पर दोनों काव्या को देखने लगते हैं। दोनों को देखकर पिया काव्या को देखती है फिर कहती है, एक्चुअली काव्या ने मुझे कभी बताया ही नहीं। जब अनुराग को समझ आता है तो वो जवाब देता है, मैं अनुराग सिंघानिया और ये मेरा भाई रोहान सिंघानिया, हम दोनों भाभी के देवर हैं। पिया दोनों को ध्यान से देखती है फिर कुछ सोचते हुए कहती है, आप दोनों आदित्य सिंघानिया के कुछ लगते हैं, आपका फेस उनसे काफ़ी मिलता है। अनुराग अजीब नज़रों से पिया को देखने लगता है फिर थोड़ा रुकते हुए जवाब देता है, हाँ आदि हमारे भाई हैं। जैसे ही पिया ये सुनती है तो लगभग चिल्लाते हुए कहती है, काव्या तू आदित्य सिंघानिया के घर में रहती है? अनुराग तुरंत कहता है, घर में नहीं उनके कमरे में रहती हैं। पिया पूरी कंफ्यूज हो जाती है। वहीं काव्या शांत सी बस सबकी बातों को सुन रही थी। पिया को इतना कंफ्यूज देखकर अनुराग कहता है, भाभी के हस्बैंड आदित्य सिंघानिया हैं, मतलब मेरे भाई। पिया हैरान नज़रों से काव्या को देखती है और कहती है, तू आदित्य सिंघानिया की वाइफ है? काव्या बस हाँ में सिर हिला देती है। पिया अपने भाई को बुलाकर अनुराग और रोहान को ले जाने के लिए कहती है और काव्या को खींचते हुए अपने साथ कमरे में ले जाती है। दरवाज़ा बंद करके पिया नाराज़गी से कहती है, तूने मेरे क्रश से शादी कर ली। काव्या आराम से बेड पर बैठ जाती है और कहती है, मैंने की नहीं, हो गई, बताया तो था मैंने तुझे सब कुछ। पिया जल्दी से काव्या के पास आते हुए कहती है, बस तूने यही बताया था कि जिससे तेरी शादी होने वाली थी उससे ना होकर उसके भाई से हो गई। काव्या हाँ में सिर हिला देती है। पिया चिढ़ते हुए कहती है, बता नहीं सकती थी कि आदित्य सिंघानिया से हुई है? काव्या कोई जवाब नहीं देती। पिया कुछ सोचते हुए शरारत से मुस्कुराते हुए कहती है, तो बता, रोमांटिक तो है ना वो? अरे यार बता ना, तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ है? पिया के सवाल पर काव्या को अपने और आदित्य की नज़दीकियां याद आती हैं तो वो शर्म से लाल हो जाती है। काव्या को ऐसे शर्माता देख पिया उसे चिढ़ाने लगती है, ओए होए, ऐसा क्या याद आ गया जो इतना शर्मा रही है? कहीं रात में ज़्यादा परेशान तो नहीं करता? काव्या घूर कर पिया को देखती है और कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच। पिया शरारत से मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा
अब दोनों की बातें ऐसे ही जारी रहती हैं। पिया काव्या को बुरी तरह से चिढ़ाने लगती है क्योंकि काव्या ने कॉलेज के समय इतना कुछ जो कहा था आदित्य के बारे में, वो सब बातों को याद दिलाते हुए पिया उसे चिढ़ाने लगती है। रात के करीब 12 बजे काव्या का फ़ोन रिंग होता है। काव्या धीरे से आंखें खोलती है और फ़ोन पर बिना नंबर देखे अलसाई आवाज़ में कहती है, हेलो। उधर से आदित्य की आवाज़ आती है, अभी तुरंत बाहर आओ। काव्या की नींद एक झटके में गायब हो जाती है। वो फ़ोन की स्क्रीन पर देखती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, आप? आदित्य काफ़ी रूडली कहता है, मैंने कहा अभी बाहर आओ। काव्या आज समझ जाती है कि आदित्य उससे गुस्सा है। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर निकलती है। शादी का घर होने की वजह से घर की सारी लाइट्स ऑन थी। काव्या सबकी नज़रों से छुपते हुए बाहर चली जाती है। काव्या बाहर जाकर देखती है तो वहाँ आदित्य आंखें बंद करके कार से टिक कर खड़ा था। उसके साथ ही बॉडीगार्ड्स की कार भी खड़ी थी। काव्या थोड़ा घबराते हुए आदित्य के पास जाती है और चुपचाप से खड़ी हो जाती है। आदित्य अपनी आंखें खोलकर काव्या को झटके से कार में सटा देता है। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है। आदित्य काफ़ी गुस्से में लग रहा था। आदित्य अपने गुस्से को संभालते हुए कहता है, मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा तुमने? काव्या सिर झुकाए हिचकिचाते हुए कहती है, वो हम दादी को बता कर आए थे। आदित्य कहता है, चलो कार में बैठो। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है और कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। आदित्य काव्या को घूर कर देखने लगता है तो काव्या मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, प्लीज़ रहने दीजिए, कल शादी हो जाएगी तो वापस चली जाऊंगी। आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है, फिर उसकी नज़र काव्या के हाथों की चोट पर चली जाती है। वो काव्या के हाथों को पकड़कर कहता है, मैंने मना किया था ना कमरे से बाहर निकलने को। काव्या कुछ नहीं बोलती। अचानक ही काव्या की नज़र आदित्य के हाथों पर पड़ती है जिस पर पट्टी बंधी थी। काव्या आदित्य के हाथ को पकड़कर देखती है और आदित्य को देखते हुए थोड़ी नाराज़गी से कहती है, आप बस हमें ही बोलते हैं, आपने जो खुद को चोट लगा ली है उसका क्या? आदित्य एक नज़र अपने हाथों को देखता है, फिर काव्या को देखता है जो नाराज़गी से उसे ही देख रही थी। आदित्य काव्या की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहता है, तुम मुझे एक बार कॉल करके बता सकती थी ना कि तुम यहाँ आ रही हो? काव्या छोटे बच्चे जैसा मुंह बनाते हुए कहती है, बताती तो आप मुझे कभी आने नहीं देते। काव्या को ऐसे देखकर आदित्य का गुस्सा पल भर में खत्म हो जाता है। वो काव्या का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगता है तो काव्या पूछती है, आप भी यहाँ रुकेंगे? आदित्य कुछ नहीं बोलता और अंदर ले जाकर काव्या को देखने लगता है। आदित्य की नज़रों को भांपकर काव्या आदित्य को कमरे में लेकर जाती है। वहीं पिया बड़ी बड़ी आंखों से दोनों को कमरे के अंदर जाते हुए देखती है। पिया धीरे से कहती है, यकीन नहीं होता आदित्य सिंघानिया मेरी शादी में आए हैं। तभी उसे कॉल के उधर साइड से आवाज़ आती है, हेलो पिया। पिया की नज़र अब फ़ोन पर जाती है तो वो हड़बड़ाते हुए कहती है, आई एम सॉरी रितेश, वो मैं बस। उधर से रितेश कहता है, कोई बात नहीं पिया, तुम सोने जाओ, वैसे भी बहुत रात हो गई है। पिया मुस्कुराते हुए कहती है, आई लव यू रितेश। उधर से रितेश की आवाज़ आती है, लव यू फॉर एवर। पिया अपने फ़ोन पर किस करती है और कॉल कट करके अपने कमरे में चली जाती है। इधर ध्रुव काफ़ी लेट से घर आता है। वो कमरे में जैसे ही जाता है तो हैरान रह जाता है। कमरा अंधेरा था और उसमें सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी दिख रही थी। गुलाब के फूलों से पूरा कमरा सुगंध दे रहा था। ध्रुव की नज़र पहले बेड पर पड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर उसकी नज़र बैल्कनी की तरफ जाती है जहाँ श्रेष्ठा खड़ी थी। श्रेष्ठा ने इस वक्त जो ड्रेस पहनी थी वो उसकी बॉडी को पूरा रिवील कर रही थी। ध्रुव धीरे कदमों से जाकर श्रेष्ठा को पीछे से हग कर लेता है। श्रेष्ठा की आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। ध्रुव श्रेष्ठा को अपनी तरफ पलटकर देखता है जिसकी आंखें अब भी बंद थीं। ध्रुव श्रेष्ठा के गालों को किस करते हुए कान में जाकर बहुत ही रोमांटिक वॉइस से कहता है, आर यू रेडी? श्रेष्ठा की मुट्ठी अपने कपड़ों पर कस जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा को गोद में उठा लेता है और धीरे से कहता है, बेबी प्लीज़ ओपन योर आइज़। आज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार को महसूस के साथ साथ देखो भी। श्रेष्ठा धीरे से आंखें खोलती है और ध्रुव को देखती है। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में ही देख रहा होता है। ध्रुव धीरे से श्रेष्ठा को बेड पर लेटाता है और अपने कोट को निकाल देता है। श्रेष्ठा एक टक ध्रुव को देख रही थी। वो थोड़ी नर्वस हो रही थी। भले ही दोनों के बीच पहले ही सब कुछ हो चुका था, लेकिन ज़बरदस्ती से। पर आज श्रेष्ठा खुद ध्रुव को सौंप रही थी। ध्रुव श्रेष्ठा के ऊपर आ जाता है और अपने होठों को श्रेष्ठा के होठों से जोड़ देता है।
ध्रुव की किस बहुत सॉफ्ट थी। वो किसी भी तरह से आज श्रेष्ठा को हर्ट नहीं करना चाहता था। ध्रुव धीरे धीरे किस करते हुए गर्दन तक आ जाता है और उसे किस और बाइट करने लगता है। श्रेष्ठा चादर को कसकर पकड़ लेती है। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे थे। कमरे में बस श्रेष्ठा की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उधर दूसरी तरफ काव्या गहरी नींद में सो चुकी थी और आदित्य बस एकटक काव्या को देखे जा रहा था। उसे ही पता है कि ऑफिस से घर आकर काव्या जब कमरे में नहीं दिखी तो वो किस तरह पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। काव्या को सामने ना देखकर उसे बहुत अजीब सा दर्द होने लगा था, लेकिन जैसे ही आदित्य को पता चला कि वो यहाँ आई है तो वो बिना वक्त गवाए यहाँ चला आया। आदित्य काव्या के गालों पर हाथ रखकर धीरे से कहता है, प्लीज़ वाइफी, मुझे छोड़कर मत जाना, एक पल नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। काव्या अचानक उठकर आदित्य के ऊपर आ जाती है और कसकर आदित्य को पकड़ लेती है। काव्या ये सब नींद में ही कर रही थी। वो धीरे से कहती है, अर्जुन ठीक हो जाएंगे तो क्या आप हमारे रिश्ते को ख़त्म कर देंगे? काव्या की हरकत से आदित्य पहले तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही काव्या की बातें सुनता है तो उसका चेहरा एकदम से गंभीर हो जाता है। वो ये सोच में पड़ जाता है कि वो क्या सच में अर्जुन के होश में आने पर काव्या को छोड़ देगा, लेकिन वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकता था, क्योंकि अब तो उसे काव्या की आदत लग चुकी थी। कुछ देर तक सोचने के बाद आदित्य काव्या को कसकर पकड़ लेता है, जैसे अभी उससे कोई काव्या को छीन रहा हो। आदित्य काव्या को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आदित्य के अंदर जाने पर रॉकी बाहर में ही कार के अंदर बैठा अपने फ़ोन को एकटक देखे जा रहा था। रॉकी के फ़ोन पर इस वक्त माया का नंबर था जो वो एकटक देख रहा था। माया के नंबर को देखते हुए रॉकी अपने बीते दिनों के पलों को याद करने लगता है। रॉकी गुस्से से बस चलता ही जा रहा था और माया उसके पीछे आवाज़ देती हुई आ रही थी, रॉक प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बोलते बोलते माया रॉकी का हाथ पकड़ लेती है। रॉकी झटके से माया का हाथ झटकता है और गुस्से से कहता है, मैं अंधा हूँ। माया रॉकी के गुस्से से एक पल के लिए डर जाती है। वो डरते हुए कहती है, तुमने जो देखा वो सच नहीं था। माया इतना ही कहती है कि रॉकी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तो क्या मैं झूठा हूँ? मेरी आंखें झूठी हैं माया। यू नो यू चीट मी। माया जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नो नो आई एम नॉट। रॉकी झटके से माया के कंधों को जोर से पकड़ते हुए कहता है, तो तुम उस रोहित को किस क्यों कर रही थी? ये मत कहना कि मुझे गलत फहमी हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे होंठों को उसके होंठों के साथ जुड़ा हुआ देखा है, क्लियरली। बोलते हुए रॉकी की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। माया धीरे से कहती है, हाँ तुम सही हो, रोहित और मेरे होंठ एक दूसरे से मिले थे। ये सुनते ही रॉकी जोर का माया को धक्का देता है। माया नीचे गिर जाती है। रॉकी चिल्लाते हुए कहता है, यू आर अ चीटर, यू आर चीटर माया। जो दिल हमेशा तुम्हें चाहता था वो आज से सिर्फ तुमसे नफरत करता है। आई हेट यू माया। ये सब याद आते ही रॉकी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो गुस्से से कार में ज़ोर से मारता है। ड्राइवर ये देख के डर जाता है। रॉकी सीट पर टिककर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद होते ही उसके सामने माया का खूबसूरत चेहरा उभरने लगता है। इधर सुबह के वक्त जब काव्या की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को आदित्य के ऊपर पाती है। इस तरह से आदित्य के ऊपर देखकर काव्या उठने लगती है, लेकिन उठ नहीं पाती, क्योंकि आदित्य ने अब भी उसे कसकर पकड़ रखा था। काव्या आदित्य को सोता हुआ देखने लगती है। आदित्य सोता हुआ हो या जागता हुआ, उसके फेस पर एक ही एक्सप्रेशंस होते हैं, बिल्कुल शांत भाव। इसके अलावा उसके चेहरे पर गुस्सा दिखता। काव्या ने आज तक आदित्य के चेहरे पर इन दो भावों के अलावा कुछ नहीं देखा। काव्या आदित्य को देख ही रही थी कि दरवाजे पर नॉक होती है। काव्या थोड़ा हड़बड़ा जाती है। दरवाजे पर फिर एक बार नॉक होता है। काव्या कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी आदित्य की तरफ। आदित्य को कैसे उठाए काव्या को ये समझ ही नहीं आ रहा था। अब दरवाजे पर नॉक की आवाज़ और ज़ोर से हो जाती है। तेज़ आवाज़ से आदित्य की आंखें खुल जाती हैं। वो अपने ऊपर परेशान काव्या को देखता है। एक बार फिर दरवाजे पर ज़ोर से नॉक होता है तो आदित्य काव्या को पकड़कर ही उठ जाता है। काव्या अब आदित्य से छूटकर जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है। पिया झट से कमरे के अंदर आकर कहती है, इतनी देर से मैं नॉक कर रही हूँ, क्या कर? इतना बोलते हुए पिया की नज़र आदित्य पर चली जाती है। उसे देखते ही पिया जम जाती है। वो तो भूल ही गई थी कि आदित्य कल रात में आया था।
आदित्य पिया को बिना देखे सीधे वॉशरूम में चला जाता है। पिया तो जैसे होश ही खो बैठी थी। काव्या पिया को हिलाती है तो वो होश में आती है और जल्दी से कहती है, सॉरी सॉरी। इतना बोलते ही पिया भाग जाती है। काव्या हैरानी से पिया को देखती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। इधर सुबह की चमकती धूप से श्रेष्ठा की आंखें धीरे से खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसकी नज़रें ध्रुव की नज़रों से टकरा जाती हैं। ध्रुव एकटक श्रेष्ठा को देख रहा था। श्रेष्ठा को अचानक रात के पल याद आते हैं तो वो शर्म से नज़रें झुका लेती है। श्रेष्ठा को यूं शर्माते देखकर ध्रुव मुस्कुराने लगता है। ध्रुव व श्रेष्ठा के शरीर पर इस वक्त कोई कपड़ा नहीं था। ध्रुव उठकर अपनी पैंट पहनता है, श्रेष्ठा को चादर से लपेटकर वॉशरूम ले जाता है। बाथ टब में श्रेष्ठा को लिटाकर खुद भी उसके साथ बैठ जाता है। ध्रुव धीरे से चादर को हटाकर श्रेष्ठा को देखता है। श्रेष्ठा के पूरे शरीर में ध्रुव के लव बाइट्स के निशान थे। ध्रुव श्रेष्ठा को देखते हुए पूछता है, क्या मैं रात को ज़्यादा वाइल्ड हो गया था? श्रेष्ठा ध्रुव की आंखों में देखती है और फिर अपने हाथों को उसके गले में लपेट कर कहती है, बिल्कुल नहीं माय डियर हस्बैंड। ध्रुव श्रेष्ठा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर माथे पर किस करता है। कुछ देर बाद दोनों शार लेकर बाहर आते हैं। इधर काव्या एक जगह पर आदित्य के साथ बैठी थी। मेहमान आते जाते हुए दिख रहे थे। शादी का माहौल बहुत प्यारा लग रहा था। अनुराग और रोहान कुछ दूरी पर बैठे हुए थे। अनुराग थोड़ा हैरानी से कहता है, आदि भाई शादी अटेंड कर रहे हैं। आई कांट बिलीव दैट। मुझे तो ये बिल्कुल सपना लग रहा है। रोहान कहता है, भाभी के आने से आदि भाई काफ़ी चेंज हो गए हैं। अनुराग काव्या को देखते हुए कहता है, सच में अगर भाभी ना होती तो हमारे खड़ूस भाई की एक झलक तक नहीं दिखती। काव्या की कुछ दोस्त काव्या के पास आती हैं। हाय काव्या, उनमें से एक कहती है। काव्या उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए हाय करती है। सभी लड़कियों की नज़र आदित्य पर थी और आदित्य की नज़रें अपने फ़ोन पर। काव्या एक नज़र आदित्य को देखती है लेकिन वो किसी को भी आदित्य से इंट्रोड्यूस नहीं करवाती क्योंकि उसे पता है कि आदित्य कभी भी उसकी दोस्तों के साथ नहीं मिलेगा। काव्या, चलो हम पिया के पास जाते हैं। काव्या अपनी दोस्त की बात मानकर उठने को होती है कि उसे एहसास होता है कि आदित्य ने उसे पकड़ा हुआ है। काव्या सभी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों के पीछे आती हूँ। सभी वहाँ से चली जाते हैं। काव्या आदित्य को देखते हुए कहती है, आपने मुझे क्यों पकड़ा? आदित्य काव्या को बिना देखे कहता है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। काव्या घूरकर आदित्य को देखती है, फिर कुछ देर ऐसे ही वो बैठी रहती है। तभी अचानक काव्या बहुत मासूमियत से कहती है, प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, हमें अपनी दोस्त को तैयार करवाना है, मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है। आदित्य काव्या की बातों को नज़रअंदाज करते हुए वैसे ही पकड़े रहता है। काव्या मुंह बनाते हुए बैठ जाती है। कुछ ही वक्त में आदित्य काव्या के हाथों को छोड़ देता है और कहता है, ज़्यादा देर तक खड़ी मत रहना। काव्या मुस्कुराते हुए उठती है और वहाँ से चली जाती है। काव्या के जाते ही चारों तरफ से लड़कियाँ बस आदित्य को अपना बनाने की चाहत से देख रही थीं। ये सभी लड़कियाँ कॉलेज के टाइम वाली थीं। दूर खड़ी लड़की सामने आदित्य को देखते हुए कहती है, अरे यार, ये तो अब और भी ज़्यादा हैंडसम हो गया। सच में यार, मन कर रहा है उसके पास जाऊं और उसे बाहों में भर लूं। दूसरी लड़की कहती है। ऐसे ही सभी कोई आदित्य को देखते हुए बोलती जा रही थी। जहाँ कुछ लड़कियां आदित्य को देख रही थी तो कुछ अनुराग और रोहान को। वहीं आदित्य अकेला बैठा फ़ोन पर नज़र गड़ाए हुए था, तो वहीं अनुराग और रोहान भी एक दूसरे में बातें करने में बिजी थे। उन तीनों को ही दूसरे लोगों से कोई मतलब ही नहीं था। आखिर क्यों ना हो, तीनों की रगों में एक ही खून जो दौड़ रहा है। इधर काव्या सीधे पिया के कमरे में जाती है। काव्या के आते ही उसकी सारी दोस्त काफ़ी नाराज़गी से उसे देखने लगती हैं। काव्या उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगती है। काव्या की नज़रों को समझते हुए इनमें से एक कहती है, तुमने कॉलेज के सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट आदित्य सिंघानिया से शादी कर ली, हमें उससे इंट्रोड्यूस तक नहीं करवाया। ये पता होते हुए भी कि आदित्य सिंघानिया हम सभी का क्रश है, हमें भी उससे बात करने का मन करता है। काव्या मुंह बनाते हुए बेड पर बैठकर करती है, तो अपने क्रश के बारे में इतना तो पता होगा ना कि उन्हें बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने मुझसे भी शादी के 4 महीने बाद बात की, तो तुम लोग समझ ही सकते हो। काव्या की बातें सुनकर सब उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। वहीं पिया बैल्कनी से अंदर आती है और सबके चेहरे को देखते हुए पूछती है, इतनी हैरानी किस बात की हो रही है? सभी एक साथ जवाब देते हैं, तुझे पता है आदित्य सिंघानिया ने काव्या से शादी के 4 महीने बाद बात की।
ये सुनते ही पिया काव्या को देखती है, जो उसे ही घूर कर देख रही थी। पिया थोड़ा चिढ़ते हुए, अब तो मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? काव्या तुरंत कहती है, तूने बताया क्यों नहीं कि तू रितेश से प्यार करती है? पिया अंदर आकर बेड पर बैठती है। इसमें बताना क्या है? वो मुझसे कॉलेज टाइम से प्यार करता है। पहले तो मैं उससे बहुत चिढ़ती थी, लेकिन जब उसने शादी का प्रपोजल पेरेंट्स के सामने किया तो मुझे भी वो अच्छा लगने लगा। तुझे पता है, जब वो शादी की बात के लिए आया था तब उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरे सिवाय किसी से शादी नहीं करेगा। फिर काव्या की तरफ देखकर पिया कहती है, और वैसे भी तू भी तो आदित्य सिंघानिया से हमेशा चिढ़ती थी, फिर भी आज उससे प्यार करती है ना? काव्या मासूमियत से ना में सिर हिला देती है तो सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं। पिया एकदम से कहती है, क्या तू आदित्य सिंघानिया से प्यार नहीं करती? काव्या फिर एक बार ना में सिर हिला देती है। उनमें से एक लड़की चहकते हुए कहती है, तब तो लाइन अब भी क्लियर है यार, हम लोग अब भी आदित्य सिंघानिया पर ट्राई कर सकते हैं। काव्या उसे घूर कर देखती है। पिया अब भी हैरानी से काव्या को देख रही थी। वो एकदम से बोल पड़ती है, आखिर कमी क्या है आदित्य सिंघानिया में जो तुझे उससे अभी तक प्यार नहीं हुआ? काव्या बिल्कुल चुपचाप हो जाती है। पिया कुछ सोचते हुए कहती है, तो क्या आदित्य सिंघानिया भी तुझसे प्यार नहीं करते? काव्या फिर एक बार मासूमियत से ना में सिर हिला देती है। पिया फिर से कहती है, तुझे कैसे पता कि वो तुझसे प्यार नहीं करते? काव्या थोड़ा सोचती है और फिर कहती है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करते हैं। रिश्ता इस कदर बना है कि उन्हें समझकर भी नहीं समझ सकती। अगर वो मेरी केयर करते हैं तो सिर्फ इस रिश्ते की खातिर, मेरी चिंता करते हैं तो सिर्फ इस रिश्ते की खातिर, मुझसे बात करते हैं तो सिर्फ इस रिश्ते की खातिर। इस रिश्ते के अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। सब काव्या को देखते रहते हैं। कुछ सोचते हुए पिया मुस्कुराते हुए मन में कहती है, कितनी पागल लड़की है। प्यार है लेकिन जाहिर करना नहीं है। पति का प्यार देखकर भी नज़रअंदाज कर रही है। आदित्य तुझसे और तू उससे कितना प्यार करती है वो तू सोच भी नहीं सकती। पिया उठकर एक बड़ा सा बैग लाती है और उसमें से एक एक करके बैग देते हुए कहती है, ये कपड़े तुम सभी को आज मेरी शादी में पहनने हैं। सभी कपड़ों को देखते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। सभी के चेहरे एकदम से खिल जाते हैं। अब तक शाम हो चुकी थी तो सब रेडी होने लगते हैं। अनुराग और रोहान बातें कर रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक लड़की आकर बैठती है। उस लड़की ने बहुत ही सेक्सी लहंगा पहना था। सभी लड़कों की नज़र तो उस पर से हट ही नहीं रही थी। वो लड़की अपने हाथ अनुराग और रोहान की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, हाय, आई एम श्रुति। अनुराग एक नज़र श्रुति को देखता है और अपनी नज़रें हटा लेता है। रोहान तो श्रुति को देखता तक नहीं। दोनों को इस तरह इग्नोर करता देख श्रुति अपने हाथ पीछे कर लेती है। लगता है आप दोनों को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रोहान टेढ़ी स्माइल देते हुए कहता है, जब पता है तो मुंह उठा के यहाँ क्यों चली आई? रोहान की बात से श्रुति काफ़ी इंसल्ट हो जाती है और एकदम से उसके चेहरे पर गुस्सा उतरने लगता है। श्रुति दोनों को गुस्से से घूरती है और कहती है, तुम दो कौड़ी के इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी इंसल्ट करो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अनुराग झट से कहता है, और हमें जानना भी नहीं है। अनुराग के ऐसे बोलने से तो श्रुति का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो गुस्से से तमतमाते हुए कहती है, मिनिस्टर की बेटी हूँ मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारी औकात दिखा सकती हूँ। रोहान लापरवाही में कहता है, दिखाओ, हमने रोका कहाँ है? श्रुति अपने फ़ोन से किसी को कॉल करती है और मुस्कुराते हुए दोनों को देखकर कहती है, अब देखो क्या होता है। अनुराग और रोहान उसकी बातों पर इंटरेस्ट ना दिखाते हुए अपने फ़ोन पर गेम खेलते हैं। वहीं उनकी कुछ दूरी पर बैठा आदित्य ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा था। वो देख तो नहीं रहा था, लेकिन सुन ज़रूर रहा था। उसे अनुराग और रोहान की बात अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में एक आदमी आता है और उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं। उस आदमी को देखते ही श्रुति एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर उसके गले लगकर रोने लगती है और कहती है, डैड, ये दोनों मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हैं। मैं यहाँ अकेली बैठी थी और दोनों यहाँ अचानक से आकर मेरे साथ बैठ गए। इतना बोलते ही श्रुति और ज़ोर से रोने लगती है। अनुराग और रोहान अब भी अपने फ़ोन में बिजी थे। उन्हें तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। श्रुति के पापा दोनों को अच्छे से देखते हैं। अचानक ही उनके चेहरे पर डर के बहाव दिखने लगते हैं। वो जल्दी से दोनों के पास जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं, प्लीज़ सर, आप दोनों मेरी बेटी को नादान समझकर माफ़ कर दीजिए। उसकी तरफ से मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। अनुराग एक नज़र उसे देखता है और रोहान को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, क्यों ब्रो,
क्या हमें इन्हें माफ़ करना चाहिए? रूहान अपने फ़ोन पर ध्यान देते हुए कहता है, हमारे पास इतना बेकार टाइम नहीं जो हम इन लोगों में बर्बाद करें। अनुराग सख्त आवाज़ में श्रुति के पापा को देखते हुए कहता है, शादी में तुम्हारी बेटी की शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। ये सुनते ही श्रुति के पापा उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वहीं श्रुति जलती हुई आंखों से दोनों को देख रही थी। उसके जाने के बाद एक छोटी सी बच्ची ताली बजाते हुए कहती है, आपने अच्छा सबक सिखाया उस आंटी को। अनुराग उस बच्ची को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी गोद में बिठाता है और पूछता है, आपको कुछ किया उस आंटी ने? बच्ची ने सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं, मेरी मम्मा से इन्होंने बहुत गंदे तरीके से बात की, पर आपने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। अनुराग मुस्कुराते हुए बच्ची के गाल पर किस करता है। वो बच्ची भी अनुराग के गाल पर किस कर देती है। उस बच्ची की नज़र अब रूहान पर पड़ती है जो अब भी फ़ोन में बिजी था। वो बच्ची अनुराग को देखते हुए कहती है, क्या ये अंकल मुझसे बात नहीं करना चाहते? अनुराग कुछ बोलने ही वाला होता है कि रूहान एकदम से अपने फ़ोन को साइड में रखते हुए कहता है, किसने कहा हम आपसे बात नहीं करना चाहते? रूहान की बात सुनते ही बच्ची का चेहरा एकदम से खिल जाता है। कुछ देर तक तीनों बात करने में बिजी होते हैं कि एक लड़की की आवाज़ आती है, अनु बच्चा। आवाज़ सुनते ही अनुराग अपनी नज़रें उठाकर सामने देखता है। सामने एक लड़की लाइट पिंक और गोल्डन कलर की साड़ी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। अनुराग तो उस लड़की की सादगी में ही खो जाता है। लड़की की बड़ी बड़ी काली आंखें बस उस बच्ची यानी अनु पर ठहर जाती हैं। वो लड़की चलते हुए उनके पास आती है। अनुराग उस लड़की को देखता है तो उसकी मांग में ना ही सिंदूर था और ना ही गले में मंगलसूत्र। अनु अनुराग की गोद से नीचे उतरकर उस लड़की के पैरों में अपने हाथ लपेटकर बोलती है, मम्मा। मम्मा ये शब्द से अनुराग होश में आता है। वो लड़की अनु को गोद में उठाती है और अच्छे से देखते हुए पूछती है, बच्चा आप ठीक तो है ना? अनु हाँ में सिर हिला देती है। उस लड़की की नज़र अनुराग और रूहान पर पड़ती है। जहाँ रूहान फिर से अपने फ़ोन में बिजी था, वहीं अनुराग उसे ही देख रहा था। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, आप दोनों को मेरी बच्ची ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? अनुराग भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, जी बिल्कुल नहीं। वो लड़की अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहती है, बाय द वे आई एम सपना। अनुराग एक नज़र सपना के हाथों को देखता है, फिर अपना हाथ बढ़ाकर उससे मिलाते हुए कहता है, अनुराग। जैसे ही दोनों के हाथ मिलते हैं, अनुराग का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। एक अजीब सा एहसास होने लगता है। अनुराग सपना से हाथ छुड़ाकर दूसरी तरफ देखने लगता है। सपना अब अपना हाथ रूहान की तरफ बढ़ा देती है। रूहान बिना देखे कहता है, रूहान। सपना समझ जाती है कि रूहान को उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। सपना दोनों को देखकर वहाँ से चली जाती है। अनु दोनों को बाय करती है। अनुराग सपना को जाते हुए एकटक देखने लगता है। तभी रूहान कहता है, गलत लड़की पसंद आ गई ब्रो। अनुराग एकदम से हड़बड़ा जाता है। वो रूहान को देखते हुए, मैं उसे नहीं अनु को देख रहा था। रूहान एक नज़र अनुराग को देखते हुए बोलता है, शायद आप भूल चुके हैं, आई एम योर ब्रदर, तो आप मुझसे तो झूठ मत ही बोलिए। रूहान की बात पर अनुराग नज़रें चुराने लगता है। उधर श्रुति गुस्से से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, ये आपने क्या किया डैड? उन्होंने मेरी इंसल्ट की और आपने उन्हीं से माफ़ी मांगी। श्रुति के पापा श्रुति को बहुत सारी गाड़ियों के साथ खड़े बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुम उन सभी बॉडीगार्ड्स को देख रही हो? सिंघानियास के बॉडीगार्ड्स हैं, और तुम जिनकी बात कर रही थी वो सिंघानिया परिवार के वारिस हैं। अगर मैंने माफ़ी ना मांगी होती तो कल की न्यूज़ में पता है क्या आता? श्रुति अपने पापा को सवालिया नज़रों से देखने लगती है। मिनिस्टर साहिल शेट्टी की बर्बादी, और ये सब बस तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण होता। इतना बोलते ही साहिल शेट्टी श्रुति को गुस्से से घूरते हैं। श्रुति उनके गुस्से को देख सिर झुका लेती है। साहिल शेट्टी श्रुति को पकड़कर कार में बिठाते हैं। कुछ ही पल में कार वहाँ से चली जाती है। आदित्य अपने फ़ोन पर आंखें गड़ाए बैठा था। तभी उसे खिलखिलाते हुए हंसने और बातें करने की आवाज़ आती है। आदित्य उस आवाज़ को अच्छी तरह से पहचानता था। वो सिर उठाकर सामने देखता है तो देखता ही रह जाता है। काव्या पिंक और गोल्डन कलर के लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। काव्या के माथे पर मांग टीका, कानों पर थोड़े बड़े साइज़ के ईयररिंग्स, होठों पर पिंक लिपस्टिक, हाथों पर लहंगे से मैच करती चूड़ियाँ, कमर में खूबसूरत सा कमरबंद और हल्का मेकअप। काव्या का दुपट्टा नेट का था जिससे उसके पेट, कमर और पीठ सब अच्छी तरीके से दिख रही थी। काव्या की खूबसूरती बहुत ज़्यादा निखर रही थी।
काव्या अपने दोस्तों से बातें करने में बिजी थी कि अचानक उसकी नज़र आदित्य से जाकर मिल जाती है। काव्या को देखते ही आदित्य काव्या की आंखों से अपने पास आने का इशारा करता है। काव्या आदित्य का इशारा समझकर उसके पास चली जाती है। जैसे ही काव्या पास पहुंच जाती है, आदित्य खड़ा हो जाता है और काव्या की तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। काव्या सवालिया नज़रों से देखने लगती है। आदित्य काव्या को लेकर अंदर जाता है और सीधे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। काव्या को बहुत अजीब लगता है। आदित्य काव्या के दुपट्टे के पिन को कंधे से निकालता है। ये आप क्या कर रहे हैं? काव्या एकदम से पूछती है, पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता। काव्या के दुपट्टे को निकालकर बेड पर रख देता है और काव्या के बैग से पिंक कलर का दुपट्टा निकालता है जो नेट का नहीं था। काव्या के पास खड़ा होकर आदित्य दुपट्टे को अच्छी तरीके से काव्या पर सेट करता है। काव्या खुद को देखती है तो अब काव्या की कमर बस एक साइड थोड़ी सी दिख रही थी, पेट तो बिल्कुल छुप चुका था। काव्या की नज़रें अब आदित्य पर चली जाती हैं। आदित्य काव्या की कमर पर हाथ रख अपने होठों से उसके माथे को चूम लेता है। काव्या की आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। इतना करते ही आदित्य काव्या से अलग होकर बाहर चला जाता है। आदित्य के जाते ही काव्या खुद को आईने में देखती है। आदित्य के उसके प्रति पजेसिव नेचर को देखकर काव्या खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती। काव्या भी कमरे से बाहर निकल जाती है और पिया के कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे एक आवाज़ रोक लेती है। जब इंटरेस्ट ही नहीं था तो उसके गले क्यों पड़ी हुई हो? काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो ये प्रीता थी। जिसने लहंगा पहना था उसमें वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। प्रीता चलकर काव्या के पास आती है और बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो जाती है। प्रीता तंज कसते हुए कहती है, तुम तो कहती थी कि तुम्हें आदित्य सिंघानिया में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं, तो अब उसकी पत्नी बनी क्यों फिर रही हो? काव्या प्रीता से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो प्रीता को इग्नोर करते हुए जाने लगती है। मैंने कहा था ना, आदित्य सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। प्रीता के बोलने से काव्या के कदम रुक जाते हैं। काव्या मुड़कर प्रीता के बिल्कुल पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ओके, एक टेस्ट करते हैं। तुम इसी वक्त उनके पास जाकर बात करोगी। अगर उन्होंने तुम्हारे बात का रिप्लाई किया तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी, और अगर रिप्लाई नहीं किया तो आज के बाद उन्हें अपना कहने की गलती मत करना। प्रीता टेढ़ी स्माइल देते हुए, अपना ये मंगलसूत्र और सिंदूर हटाने के लिए तैयार रहना। प्रीता और काव्या दोनों नीचे जाते हैं। काव्या थोड़ी दूरी पर खड़ी हो जाती है और प्रीता आदित्य के पास बहुत ही स्टाइल से जाने लगती है। प्रीता आदित्य के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है और अपनी एक टांग के ऊपर दूसरी टांग को रखती है। ऐसा करने से प्रीता की पूरी टांग दिखने लगती है क्योंकि लहंगे पर कट था। प्रीता, हाय आदित्य, हाउ आर यू? सालों बाद तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोलते हुए वो चुप होकर आदित्य को देखती है, जिसे उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आदित्य अपनी नज़रें फ़ोन पर गड़ाए बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे प्रीता की बात बिल्कुल सुनाई ही ना दी हो। प्रीता 2-3 बार ऐसे ही आदित्य से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी काव्या आकर प्रीता को देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप दूसरी जगह बैठ सकती हैं? एक्चुअली मुझे अपने हस्बैंड के साथ बैठकर कुछ बातें करनी है। प्रीता गुस्से से काव्या को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। काव्या को प्रीता की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। प्रीता के जाते ही काव्या को आदित्य की आवाज़ आती है, बोलो। काव्या सवालिया नज़रों से आदित्य को देखते हुए पूछती है, क्या? आदित्य काव्या को देखते हुए, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें मुझसे बात करनी है। काव्या का एकदम से मुंह बंद हो जाता है क्योंकि वो तो बस प्रीता को भगाने के लिए ऐसा बोली थी। असल में तो उसे आदित्य से कोई बात करनी ही नहीं थी। वो ये बात तो काव्या आदित्य को बता नहीं सकती थी। काव्या अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। काव्या को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। काव्या नज़रें इधर से उधर घुमाते हुए, वो मैं आपसे बोलते बोलते एकदम से रुक गई। आदित्य की नज़र काव्या पर ही थी। काव्या अपनी जगह से अचानक से उठ जाती है। वो मुझे अपनी दोस्त बुला रही है। इतना बोलकर काव्या जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। आदित्य काव्या को बस देखता रह जाता है। वहीं दूर पर खड़ी प्रीता गुस्से से दांत भींचते हुए कहती है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने काव्या, मेरे आदित्य को मुझसे छीन कर। अगर आदित्य उस वक्त बीच में ना आया होता तो तुम उस शूटर के हाथों कब का मर गई होती। मेरे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट जाता, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। आदित्य सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। आदित्य को मैं तुमसे दूर करके ही रहूंगी। इधर
काव्या भागते हुए एक जगह पर रुक जाती है और सीने पर हाथ रखकर, बच गई। इस प्रीता ने तो मुझे बुरा फंसा दिया था, और ये प्रीता अब भी पागलों की तरह इनके पीछे घूमती रहती है। सरफिरी लड़की। इतना बोलते हुए काव्या अपना मुंह बना लेती है। अब तक रात हो चुकी थी। बारात चौखट पर आ गई थी। चौखट से होते हुए उनका स्वागत करते हुए मंडप तक ले जाया जाता है। पिया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। रितेश दूल्हे के रूप में बैठा हुआ था, वहीं पिया दुल्हन के जोड़े में उसके साथ बैठी थी। उनको देखकर काव्या को अपनी और आदित्य की शादी याद आ जाती है। रितेश और पिया की शादी से बिल्कुल अलग थी आदित्य और काव्या की शादी। जहाँ रितेश और पिया के चेहरे पर सुकून से भरी मुस्कुराहट दिख रही थी, वहीं उस वक्त आदित्य और काव्या के चेहरे पर बस दर्द छिपा हुआ था। अचानक ही काव्या मंडप से चली जाती है। चलते चलते वो एक बहुत ही शांत सी जगह पर पहुंच जाती है जहां कोई नहीं था। काव्या घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। उसे आज फिर से वही दिन, वही दर्द, वही तकलीफ याद आ रही थी। काव्या को अपनी दादी, माँ, पापा की बहुत याद आ रही थी। वो खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही थी। वो बस रोए जा रही थी। उसकी आंसू गालों से होते हुए नीचे गिरते जा रहे थे। अचानक ही काव्या को अपने कंधे पर किसी के हाथों का एहसास होता है। काव्या इस छुअन को अच्छी तरह से पहचानती थी। काव्या झट से खड़ी होकर उससे गले लग जाती है और रोने लगती है। आदित्य का फेस एकदम से डार्क हो जाता है। वो काव्या को इस तरह रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता था। काव्या कुछ देर तक ऐसे ही रोती रहती है। आदित्य बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने ना काव्या को कुछ बोलने की कोशिश की और ना ही कुछ पूछने की। अब तक काव्या बिल्कुल शांत हो चुकी थी, लेकिन अब भी आदित्य के गले लगी हुई थी। आदित्य भी शांत सा उसे पकड़कर खड़ा था। काव्या धीरे से सिर ऊपर करके आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या को अलग करता है और उसके आंसुओं को पोंछकर धीरे से बोलता है, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। काव्या हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य वहाँ से चला जाता है और काव्या मंडप की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद शादी होकर विदाई की रस्में भी ख़त्म हो जाती हैं। काव्या अनुराग और रोहान के साथ बाहर आती है। बाहर आदित्य कार से टिककर फ़ोन पर कुछ कर रहा था। अनुराग और रोहान दूसरी कार की तरफ बढ़ जाते हैं तो काव्या आदित्य की तरफ चली जाती है। काव्या के पहुंचते ही आदित्य कार के अंदर बैठ जाता है। काव्या भी उसके साथ बैठ जाती है। उनके बैठते ही एक के बाद एक कारें चलने लगती हैं। आदित्य अपने लैपटॉप पर काम करने में बिजी हो जाता है। वहीं काव्या सीट से टिककर आंखें बंद करके बैठ जाती है। कार हवा को चीरते हुए बढ़ रही थी। आदित्य की नज़र लैपटॉप से हटकर काव्या पर जाती है, जो अब सो चुकी थी, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थी। आदित्य लैपटॉप को बंद करके काव्या को अच्छे से पकड़ने की कोशिश करता है। इस तरह करने से काव्या थोड़ा हिल जाती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती हैं। काव्या एकदम से उठकर आदित्य की गोद में बैठ जाती है और गले लगकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य भी काव्या को कमर से पकड़ लेता है। आदित्य की बाहों में काव्या फिर से नींद की आगोश में चली जाती है। आदित्य काव्या को कसकर पकड़ते हुए मन ही मन में कहता है, खुद को तकलीफ़ मत दिया करो वाइफी, तुम्हारे दर्द में बहते आंसू बहुत तकलीफ़ देते हैं मुझे। मैं नहीं सह सकता तुम्हारी आंखों से बहते आंसुओं को। कहते हुए आदित्य काव्या के हाथों को पकड़कर चूम लेता है। रात के करीब 2 बजे सभी कार्स एक एक करके सिंघानिया विला आकर रुकती हैं। अनुराग और रोहान जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि दोनों को बहुत नींद आ रही है। वो दोनों विला के अंदर चले जाते हैं। उनके जाते ही रॉकी आदित्य की साइड का दरवाज़ा खोलता है। आदित्य काव्या को अच्छे से गोद में उठाकर बाहर आ जाता है। काव्या कसमसाते हुए आदित्य के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य काव्या को एक नज़र देखकर विला के अंदर चला जाता है। कमरे में जाकर वो अच्छे से काव्या को सुलाता है और काव्या के सैंडल्स को निकालकर नीचे रख देता है। काव्या के पास बैठकर आदित्य काव्या के हाथों की चूड़ियों को निकालता है। उसके बाद ईयररिंग्स को भी निकालकर साइड में रख देता है। एक एक करके सारी ज्वेलरी निकालने के बाद आदित्य चेंज करके काव्या के पास लेट जाता है। आदित्य के लेटते ही काव्या एकदम से उसके करीब जाकर सीने में छुप जाती है। आदित्य भी काव्या को करीब खींचकर आंखें बंद कर लेता है। दोनों को ही अब एक दूसरे के करीब रहकर सोने की आदत लग चुकी थी। काव्या फिर से कसमसाने लगती है तो आदित्य काव्या को अपने ऊपर कर लेता है। काव्या आदित्य के ऊपर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सोया करती थी। काव्या आदित्य की गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य काव्या के सिर पर हाथ रख सहलाने लगता है। काव्या की सांसें आदित्य की गर्दन पर टकरा रही थी। काव्या को महसूस कर
आदित्य को भी नींद आ जाती है। इधर श्रेष्ठा ध्रुव के ऊपर लेटी उसकी शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। ध्रुव आंखें बंद करके श्रेष्ठा की हरकतों को बस महसूस कर रहा था। श्रेष्ठा कभी ध्रुव के बटन को खोलती तो कभी लगाती। सुबह की नींद की वजह से उसे अब नींद ही नहीं आ रही थी। श्रेष्ठा अब पूरी तरह से बोर होने लगती थी। वो ध्रुव को देखती है जो आंखें बंद करके रखे हुए था। हबी मैं बहुत बोर हो रही हूँ कहते हुए श्रेष्ठा मुंह बना लेती है। श्रेष्ठा के बोलने पर भी ध्रुव बिल्कुल चुप रहता है। श्रेष्ठा अब अपने हाथों को ध्रुव के चेहरे पर घुमाने लगती है, कभी उसकी नाक पर, कभी उसके होंठों पर, तो कभी उसके गाल पर। सोए हुए शेर को मत जगाओ वाइफी, वरना बहुत पछताओगी कहते हुए ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों को पकड़ लेता है। श्रेष्ठा अपना हाथ छुड़ाकर ध्रुव के ऊपर से उठ जाती है और बैल्कनी की तरफ चली जाती है। श्रेष्ठा के उठने पर ध्रुव भी उठता है, काली को कॉल करके कुछ कहता है और श्रेष्ठा की तरफ बढ़ जाता है। वैसे तो ध्रुव को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि वो श्रेष्ठा को रात भर प्यार करता रहा और सुबह ऑफिस चला गया, जिससे उसे नींद नसीब नहीं हुई। वहीं श्रेष्ठा ध्रुव के रात भर के प्यार करने से थक कर दिन भर सो चुकी थी, इसीलिए अब उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। ध्रुव श्रेष्ठा को पीछे से बाहों में भरकर कान में बहुत धीरे आवाज़ में कहता है, वाइफी लेट्स गो। श्रेष्ठा एकदम से आगे बढ़कर ध्रुव को सवालिया नज़रों से देखती है तो ध्रुव बस जाने का इशारा करता है। श्रेष्ठा टाइम देखती है तो इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। इस वक्त कहाँ? श्रेष्ठा के बोलने पर ध्रुव सीधे श्रेष्ठा को बाहर लेकर जाने लगता है। बाहर आते ही दोनों कार में बैठते हैं। ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है। रात के अंधेरों में सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं थी। 1-2 लोग दिख रहे थे। कुछ ही देर में कार एक जगह आकर रुकती है। श्रेष्ठा बाहर झांक कर देखती है तो चारों तरफ बोट पानी में तैर रही थी। ध्रुव श्रेष्ठा को एक शिप की तरफ ले जाता है। श्रेष्ठा अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाते हुए ध्रुव के साथ चल रही थी। ध्रुव अब श्रेष्ठा को शिप के अंदर लेकर जाता है। शिप पूरा खाली था। बढ़ते हुए ध्रुव श्रेष्ठा को एक तरफ लेकर जाता है। श्रेष्ठा जैसे ही उस जगह को देखती है हैरान रह जाती है। एक टेबल और 2 चेयर लगी हुई थी। वहाँ चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी गई थी। थोड़े साइड में एक बेड भी था। ध्रुव श्रेष्ठा को चेयर पर बिठाता है और कहता है, वाइफी आई एम सॉरी बट मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोलते ही ध्रुव सीधे बेड पर जाकर लेट जाता है। श्रेष्ठा को एकदम से शरारत सूझती है। वो बेड पर जाकर बैठकर ध्रुव को हिलाने लगती है और पुकारने लगती है, ध्रुव मैं यहाँ अकेली बैठी बोर हो जाऊंगी। ध्रुव हल्के नींद में, प्लीज़ वाइफी। श्रेष्ठा फिर से ध्रुव को उठाते हुए कहती है, कल तुमने भी तो मेरी बात नहीं मानी। मैंने कितनी बार कहा प्लीज़ अभी, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा। रात से सुबह तक मुझे परेशान करते रहे। ध्रुव चिढ़ते हुए उठकर बैठ जाता है और कहता है, उसका बदला ले रही हो क्या? श्रेष्ठा शरारत से मुस्कुरा देती है। ध्रुव अब चेयर पर बैठ जाता है। श्रेष्ठा भी उसके सामने बैठ जाती है। ध्रुव की आंखें बार बार बंद होने लगती हैं, जिससे वो बार बार झुक रहा था। ध्रुव को देखकर श्रेष्ठा को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए मन में कहती है, अब तुम्हें पता चलेगा कि जब कोई सोने नहीं देता तो कैसा लगता है। श्रेष्ठा अपनी जगह से उठकर ध्रुव की गोद में बैठ जाती है और ध्रुव को परेशान करने लगती है। ध्रुव बुरी तरह से चिढ़ जाता है। अचानक ध्रुव श्रेष्ठा को उठाकर बेड पर पटक देता है। श्रेष्ठा के ऊपर आकर हाथ और पैरों को जकड़कर आंखें बंद कर लेता है। श्रेष्ठा अब अपने हाथों और पैरों को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी। थोड़ी देर तक कोशिश करने रहने के बाद वो डेविल स्माइल देती है। श्रेष्ठा ध्रुव के कान में ज़ोर से चिल्लाती है और ध्रुव का नाम लेकर बार बार चिल्लाने लगती है। ध्रुव फ्रस्ट्रेट होकर श्रेष्ठा के होंठों को लॉक कर देता है। धीरे धीरे उसे किस करने लगता है तो श्रेष्ठा बिल्कुल चुप हो जाती है। किस करते करते ध्रुव श्रेष्ठा के होंठों को लॉक करके ही सो जाता है। ध्रुव के कुछ ना करने पर श्रेष्ठा अब खुद उसके होंठों को धीरे धीरे किस करने लगती है। ध्रुव गहरी नींद में जा चुका था। वहीं श्रेष्ठा उसके होंठों को चूमती रहती है। इधर सुबह के 8 बजे सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। अचानक न्यूज़ की हेडलाइंस में आता है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट बीच में ही क्रैश होकर गिर गई। माना जा रहा है कि सफ़र कर रहे लोगों का बच पाना मुश्किल है। न्यूज़ सुनकर सभी की नज़र टीवी पर चली जाती है। अनुराग एकदम से बोलता है, तंश तो इसी फ्लाइट में है। जैसे ही अनुराग कहता है कुछ गिरने की आवाज़ आती है। सब उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो रूहानी ने जो चाय की ट्रे पकड़ी थी वो गिर चुकी थी, या यूं कहें कि रूहानी से छूट गई। रूहानी हैरानी और डर के भाव में खड़ी हुई थी। पृथ्वीराज किसी को कॉल करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद वो गहरी सांस लेते हुए कहते हैं,
तंश फ्लाइट पर नहीं है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो वो वापस लौट आया। जैसे ही रूहानी ये सुनती है, दौड़कर हॉल से बाहर निकल जाती है। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। वहीं ठाकुर विला में एक कार तेज रफ्तार में रुकती है। दरवाज़ा झटके से खुलता है। रूहानी दौड़ते हुए बाहर आकर विला के अंदर चली जाती है। हॉल में बैठे राखी की नज़र जैसे ही रूहानी पर पड़ती है तो वो आवाज़ देती हैं, रूह आप यहाँ अचानक? रूहानी कुछ नहीं बोलती और सीधे सीढ़ियों से दौड़ते हुए चढ़ती। रूहानी एक कमरे के दरवाजे को धड़ाम से खोलती है। रूहानी को सामने देखकर तनसत चौंक जाता है। रूह? वो इतना ही बोलता है कि रूहानी दौड़कर जाती है और झटके से तनसच के गले लगकर रोने लगती है। तनसच बिल्कुल हैरान सा खड़ा रहता है। उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि रूहानी ने उसे गले लगाया। रूहानी हड़बड़ाते हुए तनसच से अलग होकर दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर कहती है, तंश, तंश तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये सब बोलते हुए रूहानी का शरीर पूरा कांप रहा था। रूहानी एकदम से अपने होठों से तनसच के पूरे चेहरे को चूमती है और फिर घबराते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? रूहानी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके साथ ही डर से पूरा पसीना पसीना हो गया था। तनसच तो रूहानी के बिहेव से कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। तनसच को कुछ भी रिएक्ट ना करते देख रूहानी ज़ोर से चिल्लाते हुए उसे हिलाती है। तनसच एकदम से होश में आता है, रूहानी के बहते आंसुओं को और उसे डरा हुआ देखकर। तनसच रूहानी के चेहरे को दोनों हाथों से थामकर तसल्ली देते हुए कहता है, रूह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? रूहानी हकलाते हुए कहती है, वो न्यूज़, वो क्रैश। कहते हुए वो एक बार फिर तनसच के गले लग जाती है। तनसच को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तनसच रूहानी को ले जाकर बेड पर बिठाता है। तनसच अपना फ़ोन ऑन करके न्यूज़ देखता है। वो देखते ही समझ जाता है कि रूहानी को क्या हुआ। तनसच फ़ोन को साइड में रखकर रूहानी को चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, मैं फ़्लाइट पर नहीं बैठा रूह, मैं अभी घर पर हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। रूहानी एकदम से फिर एक बार तनसच के गले लगकर कहती है, प्लीज़ तंश, मुझे छोड़कर मत जाओ। आई एम सॉरी, तुमसे मैंने इतना रूड बिहेव किया। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तनसच रूहानी के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। रूहानी की पकड़ तनसच पर कसती जा रही थी, जैसे वो छोड़ देगी तो अभी उससे दूर हो जाएगा। तनसच रूहानी के डर को अच्छी तरह से समझ रहा था। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए ही थे कि तनसच का अचानक फ़ोन बजता है। फ़ोन की रिंग से दोनों होश में आते हैं। तनसच एक नज़र रूहानी को देखकर कॉल रिसीव करता है। उधर से आवाज़ आती है, सर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है, 3 दिन बाद आप अमेरिका जा सकते हैं। तनसच कॉल कट करता है तो रूहानी तनसच की आंखों में देखते हुए कहती है, तंश मत जाओ ना प्लीज़। कहते हुए ही रूहानी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। तनसच रूहानी की आंखों को पोंछते हुए, तुम रो क्यों रही हो? रूहानी रोते हुए, मत जाओ ना प्लीज़, प्लीज़ मत जाओ। तनसच रूहानी के बहते आंसुओं को फिर एक बार पोंछता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आज रूहानी का हुआ क्या है। रूहानी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बस गालों से बहते जा रहे थे और वो एक ही बात रिपीट कर रही थी, प्लीज़ मत जाओ।